धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कैसे हैं सभी लोग? क्या बात है, बिंदास रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बिंदास मतलब है हर सिचुएशन में खुश रहना, है ना? पता हुआ ना? मतलब सीट मिली है तो भी खुश, नहीं मिली है तो भी खुश। यस, चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, बड़ा प्यार और सम्मान आप लोगों ने दिया। और आरसीएम में ना ठीक है, पैसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, जैसे मेरा एक बड़ा अच्छा डायलॉग वायरल हुआ पीछे एनिवर्सरी पे, मैंने बोला था कि इस बिजनेस की, इस सिस्टम की ये खूबी है कि आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ मिलता है। सुना होगा आपने, ईच एंड एवरीथिंग। आपको मान सम्मान चाहिए, यहाँ मिलता है। प्यार चाहिए, यहाँ मिलता है। दुआएं चाहिए, यहाँ मिलती हैं। घूमना फिरना चाहिए, यहाँ मिलता है। स्वास्थ्य चाहिए, यहाँ मिलता है। नॉलेज चाहिए, यहाँ मिलता है। लोग चाहिए, यहाँ मिलता है। तालियां चाहिए, यहाँ मिलती हैं। क्या चाहिए, समय चाहिए, यहाँ मिलता है। और पैसा चाहिए, वो भी यहाँ मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। नहीं, इसको तो बंद ही कर दो सर, शोर कर रहा है। तो सबसे बढ़िया चीज इस सिस्टम की यही है। मेरा नाम विजय विरोधिया है। मैं एक बार जानना चाहता हूँ हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए। मैं हाथ देख सकता हूँ ताकि मैं उसी हिसाब से बात कर सकूं। यू ऑल आर वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नए मेहमान। थैंक यू। हमारे बीच में नए मेहमान काफी हैं। हम आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से आरसीएम परिवार में स्वागत करते हैं। जो बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जो पहली बार मुझसे मिले हैं, और नए साथी काफी हैं, इसलिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जींद हरियाणा से हूँ, इसी हरियाणा की भूमि से हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका से आके आपको कुछ बता के चला जाऊंगा, है ना? आपके हरियाणा का ही हूँ, जींद में पला बड़ा हुआ। इस सिस्टम में मैं हूँ, जाहिर है तभी मेरे को यहाँ पे बुलाया गया है। इस सिस्टम में मैं स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ। स्टार्स फायर का मतलब है कि कम से कम यहाँ पे इस लेवल पे कम से कम 20 करोड़ का बिजनेस होता है। हेलो, 20 करोड़ का टर्नओवर जब आपका होगा, जब आपका 20 करोड़ का टर्नओवर होगा, तब जाके आप स्टार्स फायर बनते हैं। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। आज मुझे गर्व है कि लगभग 23 साल से मैं आरसीएम में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और सीख रहा हूं और आरसीएम का आनंद ले रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आरसीएम में मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ा और आज मेरे आरसीएम परिवार की फैमिली इनकम हर महीने की लगभग 20 से लेकर 26 करोड़ रुपया हर महीने की। अब जो नए साथी हैं उनको शायद समझ में नहीं आया होगा कि यार ये फैमिली इनकम 20 से लेकर 26 करोड़। अभी तक तो कुछ लोग आए थे और वो भी हर महीने की। अभी तो कहते हैं मेरी सारी जिंदगी की इनकम 1 करोड़ हो गई, कोई कहता था 90 लाख हो गई, कोई कह रहा था इतने लाख हो गए। देखिए, जब आप अपने घर में होते हैं, मम्मी पापा और आप, तो आप परिवार के 3 सदस्य होते हैं। यस, आपकी शादी हो जाती है तो कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। एक बच्चा हो गया तो कितने हो गए? तो आपका परिवार बढ़ रहा है ना। ठीक इसी तरीके से आरसीएम में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपके परिवार का सदस्य हो गया। यस और नो? आपके आरसीएम परिवार का सदस्य हो गया। वो भी जो कमाता है, वो मैंने आपको कमाई बताई कि पिछले 23-24 साल से मैं अपने आरसीएम परिवार को बढ़ाता जा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान की विजिट करता हूँ, जैसा सर बोल रहे थे कि मेरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। ऐसा लोग मानते हैं, वैसे ऐसा नहीं है, बहुत लोग मीटिंग्स देते हैं, पर मैं पूरे हिंदुस्तान में लगातार काम कर रहा हूं पिछले 23 साल से। और मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मेरे परिवार के बीच में जो भी मेरे साथ इस सिस्टम में आए इस 23 साल में, वो लोग पहले भी चाय पीते थे, पहले भी नमक खाते थे, पहले भी नमकीन खाते थे, पहले भी बिस्किट खाते थे, पहले भी कपड़े पहनते थे, पहले भी नहाते धोते थे। हेलो, बस अंतर ये आया कि वो आरसीएम परिवार में शामिल हो गए तो उनकी कमाई की आधी पैसा, मतलब उनकी कमाई का आधा पैसा बिचौलियों में जाता था, जो मार्केटिंग प्लान में आपने देखा। ये सुनो, और हमारे इस कॉन्सेप्ट में हमने उनको समझाया और वो हमारे इस परिवार में शामिल हुए। तो मेरे उस परिवार के लोगों को आज नहाने धोने से, चाय पीने से, नमकीन खाने से, बिस्किट खाने से, कपड़ा पहनने से लगभग 24 करोड़ रुपया हर महीना लोगों के घरों में जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे को क्या आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी टीम के घर में इतना पैसा जाता है तो बड़ी खुशी होती है। हेलो, और अगर करोड़ों रुपया मेरी टीम में जा रहा है तो कुछ लाख तो मेरे को भी आ रहा होगा। हेलो, यस, तो कुछ लाख मुझे भी आता है और उसी से बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। 8 फरवरी सन 2001 को मैंने आरसीएम प्लान देखा था पहली बार। आपको भी दिखाया गया होगा, यहाँ पे दिखाया था प्लान। कैसे दिखाया था? बोर्ड पे।
अच्छा, डेमो प्लान हुआ था, किन्होंने दिखाया था? सर ने एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। सर की पिन और सर की ड्रेसअप देख के लगता है कि सर अच्छे अचीवर है, तो इन्होंने आपको प्लान दिखाया तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। आया? कितने लोगों को समझ में आया? और वाह ग्रेट, एक बार और तालियां बजाएं सर के लिए। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, 8 फरवरी सन 2001 को मेरे को जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया था वो इनकी तरह इंटेलिजेंट नहीं थे, ऐसी ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी, अचीवमेंट भी नहीं थी उनकी कुछ। मेरे से एक दिन पहले ही ज्वाइन किया था। तो मेरे को शायद वो समझा नहीं पाए या शायद मैं समझ नहीं पाया। हेलो, मेरे को ये प्लान नहीं समझ में आया। यानी कि पहली बार विजय विरोधिया ने जब प्लान देखा तो मुझे ये प्लान कतई समझ में नहीं आया। बावजूद अगर मैं स्टार सफायर जा सकता हूं तो आप लोगों को तो समझ में आ गया। आप कहां पे जा सकते हैं? अब जो नए भाई बहन हमारे बीच में बैठे नए साथी, वो सोच रहे होंगे कि सर जब समझ में नहीं आया तो ज्वाइन क्यों किया? दिमाग में आ रहा होगा। हेलो, मैं आपको वो कहानी बताता हूं कि कैसे मैंने ज्वाइन किया था। मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूं, बैकग्राउंड से। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था। 8वीं क्लास में अखबार बांटने का काम शुरू किया मैंने, ताकि मेरी पढ़ाई जारी रहे। 11वीं क्लास में मैं कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी मैंने। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो मैं कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट हूँ 4 Dan, और कराटे का एक सेंटर चलाता था जींद में, शहीद भगत सिंह एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से। आज भी मेरा सेंटर है और आज भी 24 ब्लैक बेल्ट कोच मेरी टीम के, जो मेरे सिखाए हुए बच्चे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में पूरे अलग अलग जगह पे कराटे की क्लासेस भी लेते हैं। तो मैं उस समय में 11वीं क्लास में मैंने कराटे सिखाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद दिल्ली में आया इंजीनियरिंग करने के लिए, तो दिल्ली में भी मैं बच्चों को कराटे सिखाता था लोधी कॉलोनी में। और उसके बाद संगम बिहार में 14 किलोमीटर दूर मैं कराटे सिखाने के लिए आता था। ये आरसीएम से पहले की स्टोरी थोड़ी सी बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सके कि ऐसे संघर्ष से अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। हेलो, ये बैकग्राउंड है, मतलब कहां था मैं और कहां पहुंच गया। खैर, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद हर व्यक्ति पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या सोचता है? ये सोचता है कि मेरे को नौकरी मिल जाए। यस और नो? फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होती है कि हमें एक जॉब मिल जाए। आप आज हमारे बीच में जितने भी यंगस्टर बैठे हुए हैं, जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं या जिनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उन सबका पहला उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य ना कि नौकरी मिल जाए, अपने को लाइफ सेट हो जाएगी, कि पढ़े लिखो और अच्छी नौकरी मिलो। हर व्यक्ति का यही सपना होता है, मेरा भी था, क्योंकि मैं भी इसी समाज का, इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूं। कोई नहीं चाहता कि भी एंटरप्रेन्योर बने या वो बिजनेसमैन बन जाए, कोई स्टार्टिंग में नहीं चाहता। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर। यस और नो? अपवाद हर जगह हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल है नौकरी करना चाहते हैं। मैं भी करना चाहता था, मैं भी कोई आम आदमी हूं, आप लोगों की तरह ही था। लेकिन क्या नौकरी आसानी से मिल जाती है? मुझे भी नहीं मिली। नौकरी 3 तरह के लोगों को आसानी से मिलती है। या तो टॉपर हो, हेलो, वो जो भी एजुकेशन ले रहा है उसमें बिल्कुल एकदम टॉप हो, कंपटीशन में सबसे आगे। या दूसरा चेक हो, जैक हो। चेक जैक का मतलब है रिश्वत देने के लिए पैसा हो, और जैक का मतलब सिफारिश हो बढ़िया वाली। हेलो, और इन तीनों में से मेरे पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। ना तो मैं टॉपर था, एवरेज स्टूडेंट था, काम के साथ साथ पढ़ाई की थी। ना मेरे पास चेक था, मतलब रिश्वत देने के लिए पैसा था, और ना ही मेरे पास चेक था। नौकरी नहीं मिलती तो आदमी क्या करता है? कोई ना कोई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा भाई, पापी पेट का सवाल है, बच्चे पालने। ये सब आदमी को आजीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा, पेट्रोल पंप खोलेगा, बैंक्वेट हॉल खोलेगा, ऐसा होटल बनाएगा, या दुकान खोलेगा, या रेडी लगाएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ हिज फैमिली पॉकेट। उसके परिवार की कैसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसी के आधार पे वो अपना कुछ ना कुछ काम धंधा सेट करता है। यस और नो? मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, तो मैं क्या करूं? ना इंडस्ट्री लगा सकता था, ना होटल खोल सकता था, ना पेट्रोल पंप खोल सकता था। मेरे पास 2 हुनर थे, एक कराटे का और एक कंप्यूटर का। तो मैंने दोनों को कैश किया। मैंने कराटे का सेंटर खोल दिया और एक कंप्यूटर का सेंटर खोल दिया। आरसीएम से पहले की स्टोरी बता रहा हूं। सुबह 5 बजे उठ के ये लड़का बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जींद में जाता था ग्राउंड पे, और सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। एक कंप्यूटर सेंटर खोला, वो खोलने में भी पैसा लगा। मैंने 2 लाख रुपए मेरे पापा जी की पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी। 2 लाख रुपए मैंने कर्ज लिया,
और एक पार्टनर ढूंढा, पार्टनरशिप में भी किया, उसमें भी मैं अकेला ओनर नहीं था। तब जाके मेरी जिंदगी चलने लगी जैसे मैक्सिमम लोगों की चल रही है। काट रहा था मैं भी जिंदगी। वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ, वी आर जस्ट कटिंग आवर लाइफ। हेलो, देखा जाए तो हम जिंदगी काटते ही हैं। और मुकेश कोठारी जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले जी क्या करता था मैं, बस सुबह टिफिन लेके जाता था, खाली करके वापस आ जाता था। हेलो, गधे वाली जिंदगी थी, ऐसी ही चलती है। मतलब जिंदगी में कोई चेंज नहीं, वही गया गए, वही ड्यूटी करके वापस आ गए। हेलो, सारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। कोई टीचर है तो वही गया, उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है, वापस आ गए, सो जाना, अगले दिन जाके फिर पढ़ाना है, फिर सो जाना है। हेलो, यही तो काम करता है। जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, कोई आजादी नहीं, कोई बदलाव नहीं। सारी जिंदगी यस सर यस सर यस सर। हर बॉस का एक बॉस होता है, यस सर नो? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? अपना कोई बॉस नहीं है। हेलो, आज की बात कर रहा हूं। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि यार ये गधे वाली जिंदगी ऐसे ही, सुबह जाओ कराटे सिखाओ रात तक ऐसे ही। 8 फरवरी सन 2001 मेरी जिंदगी में सर एक शख्सियत आई। देखिए, कहा जाता है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपके सपने अच्छे हो, तो जो ऊपर वाला है ना, वो आपकी जिंदगी में किसी को भेजता है। हेलो, कहा जाता है खुदा खुद आगे किसी को नहीं देता, वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है। जान ली इस चीज को? ये रियलिटी है, वो कभी भी खुद नहीं आता। आप कितने ही अच्छे हो, कितने बड़े बड़े सपने हो, ऊपर वाला कभी खुद नहीं आएगा, वो किसी न किसी को भेजेगा। मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति को भेजा, उसने कहा कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ सपने हैं? मैंने कहा है। तो आओ, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा क्या? बोला एक बिजनेस है। मैंने कहा नहीं करूंगा। कोई भी आदमी है पहली बार में तो यही करेगा, ये सुनो। बिजनेस, बिजनेस का मतलब हाईली बिजी, और पैसा भी लगेगा, बिना पैसे लगाए तो कोई दुनिया में काम होता ही नहीं, ये सुनो। तो मैंने कहा यार मेरे पास पहले ही जो बिजनेस मैं कर रहा हूं कंप्यूटर का, इसी में मेरे इतने कर्जदार हो गया मैं, टाइम है नहीं मेरे पास, बिजनेस में तो टाइम लगता है। नहीं नहीं, ये इतना अच्छा बिजनेस है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, पार्ट टाइम कर सकते हो। मैंने कहा यार ऐसा क्या चीज हो सकती है? क्यूरियोसिटी थी दिमाग में, जिज्ञासा थी। फिर भी जिस दोस्त ने मुझे बोला था, मैंने सोचा चलो यार इसका मन रख लेते हैं, सुन लेते हैं एक बार। रात के 8 बजे अपना कंप्यूटर सेंटर बंद करने के बाद इस प्लान को देखने के लिए मैं चला गया जींद में एक एसटीडी पीसीओ के ऊपर। जींद में एक व्यक्ति एसटीडी पीसीओ चलाता था, उस आदमी ने मेरे को ले जाके और उसके सामने बिठा दिया कि सर इनको प्लान दिखाओ। और उस व्यक्ति ने मेरे को प्लान दिखाया, और मैं आपको बता ही चुका आपको कि उन्होंने जो प्लान दिखाया तो मेरे को कतई समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? 2 कारण थे, बताया था ना मैंने। क्या कारण थे? या तो वो समझा नहीं पाई, या मैं समझना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि मैं समझना नहीं चाहता था, और उससे भी बड़ा कारण है कि मैं इंसान हूं। हेलो, अब ये जो मैंने सेंटेंस बोल दिया ना, ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, पर इसको समझिए। ये आपके